any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. पहले सोने ने रैली दी और अब चांदी ने, और जिस हिसाब से ये ऊपर जा रहे हैं लगता ही नहीं है ये थमने वाले हैं। और जो एनालिस्ट हैं बड़े बड़े वो ये मान रहे हैं कि जो चांदी है अभी भी यहाँ से काफी ऊपर जा सकता है। सेकंड चीज बात करेंगे गोल्ड के ऊपर, और तीसरी चीज कैसे ट्रंप ने बोला कि अगर उन्होंने सारी चीजें डिस्कस कर दी तो मोदी जी का करियर हैम्पर हो सकता है। और जो ऑयल है इंडिया रशिया से ऑलरेडी कम खरीद रहा है। तो बहुत कुछ है इसके अंदर जानने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक चाल चली जा रही है जिसके ऊपर अभी भी लोगों का ध्यान नहीं है। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। प्रैक्टिकल लॉजिकल वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं चांदी से, क्योंकि चांदी मतलब सिल्वर ने लोगों की जिंदगी बता दी और काफी ज्यादा लोग इस समय पे बुलिश हो रहे हैं सिल्वर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूं। जो सिल्वर है उसने 2011 में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। जो इसका ऑल टाइम हाई था वो करीब करीब $49 पर आउंस के हिसाब से बना था। उसके बाद जो चांदी है वो लगातार यहां से गिरा, और जो चांदी है वो गिरते 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 करीब करीब आप मान सकते हो 2020 तक 75% करेक्ट हो गया था। और अगर हम बात करें अगले ही कुछ सालों में, मतलब 2016 तक 71% व 71% से ज्यादा की गिरावट ये दिखा चुका था। उसके बाद बहुत सारा टाइम निकल गया और फाइनली 2025 में ये जो रैली आई है लास्ट कुछ टाइम में, आप देख सकते हो गजब की रैली है 38% के आसपास की। अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ 2025 में, तो 2025 की अगर हम रैली देखें जनवरी से, तो यहां पे जो रैली आ चुकी है वो आ चुकी है 113%, मतलब 100% से ज्यादा की रैली चांदी मतलब सिल्वर हमें दे चुका है। अभी भी काफी सारे इन्वेस्टर्स क्यों बुलिश हैं ये समझने की कोशिश करो। एक टेक्निकल पैटर्न है जिसको कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ये पैटर्न कैसे काम करता है इसको समझो तो आप एक्चुअली समझ पाओगे कि ज्यादातर लोग बुलिश क्यों हैं। देखो, जब 2011 के अंदर चांदी गिरी तो उसने एक पैटर्न बनाया। वो क्या पैटर्न था, यहां पर आप देखो, ये ऐसे करके गिरती रही गिरती रही गिरती रही। अभी मेरे को आगे जाना पड़ेगा क्योंकि अब तो चार्ट भी इतना कवर नहीं कर पा रहा। अब ये गिरती रही यहां तक, और इसके बाद ये एक अप मूव इसने दिखा दिया है, ठीक है। इसके बाद जो चांदी है वो ऐसे ऐसे करके थोड़े टाइम तक चलेगी एंड देन अप जा सकती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं और कप एंड हैंडल पैटर्न क्या कहता है? कप एंड हैंडल पैटर्न हमें ये समझाता है कि जो डेप्थ है उतना ही अप वो जा सकती है। ये टेक्निकल टर्म में कप एंड हैंडल पैटर्न होता है। छोटे में बताता हूं ताकि आप समझ पाओ। सपोज करो ये कप है, ठीक है। सपोज करो जो चांदी है यहाँ पे $48 के आसपास है और यहाँ पर $48 के आसपास है। फिर जो चांदी है वो कुछ टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, तो अब ऊपर क्यों जाएगी? जो कप एंड हैंडल पैटर्न है वो हमें यह समझाता है कि यहां से यहां तक के बीच में जो डेप्थ रही है, मतलब कि ये इतनी ही डेप्थ जो चांदी है, इवन या फिर स्टॉक है, यह काफ़ी अलग अलग चीज़ों में यूज़ हो सकता है, वो ऊपर दिखाएगा। मतलब क्या है कि अगर मैं ये मानूं कि जो डेप्थ रही है चांदी की वो रही है करीब करीब $14 के आसपास, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ पे अगर मैं आपके लिए लाइन भी खींच दूँ ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, तो ये $14 का डेप्थ रहा है, इसी को हमें उठा करके ऊपर लेकर के जाना है। मतलब इस वाले जोन तक, मेरे तो स्क्रीन के अंदर भी नहीं आ रहा ये वाला, तो एक बार छोटा कर लेते छोटा कर लेते छोटा कर लेते यहाँ तक, ठीक है। तो ये करीब करीब $181 पर आउंस के आसपास का अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो ज़्यादातर एनालिस्ट हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से भी वो 200% की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है जो मैंने आपको समझाया। अब ये कप एंड हैंडल पैटर्न क्या 100% केसेस में काम करता है? नहीं, ये कप एंड हैंडल पैटर्न 100% केसेस में काम नहीं करता। तो ये चीज़ आप सच्चाई है, ये चीज़ एक सच्चाई है जिसको आपको समझ के चलना है। लेकिन आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझ आनी चाहिए, वो है रिस्क। जैसे मैंने आपको बताया 2011 के अंदर चांदी पहुंचा यहां तक, उसके बाद 71% 71% का करेक्शन अगले 5 साल में इसने दिखा दिया। तो ये क्यों दिखाया था? सबसे पहला जो रीजन था वो था इंडस्ट्रियल यूज। चांदी का जो इंडस्ट्रियल यूज था इनिशियली काफी ज्यादा कम हुआ करता था। उसके बाद क्या होता है, चांदी इंडस्ट्रियल यूज के अंदर बढ़ गई। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, जैसे आइस इंजन आपने सुना होगा, ठीक है। आइस इंजन क्या है? जो हमारी गाड़ी में अभी इंजन लगता है उसे हम आइस इंजन कहते हैं।
हैं। अब आइस इंजन के अंदर हाइपोथेटिकली सपोज करो 3 ग्राम के आसपास की चांदी लगती थी, लेकिन जो ईवी आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके अंदर इसकी जो कंजम्पशन है वो 5 ग्राम तक हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम होगी फॉर श्योर। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं तो इसको समझने की कोशिश करो। तो जो कंजम्पशन है वो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? अब ये जो आइस इंजन है जो कि पेट्रोल पर चलते हैं, इसकी डिमांड कम हो रही है। इंडिया तो पूरी तरीके से ईवी पे शिफ्ट होना चाहता है, काफ़ी सारे देश ईवी पे शिफ्ट होना चाहते हैं। तो इस वजह से ये जो आइस इंजन है इससे ज़्यादा चांदी यूज़ कर रहा है। अब जो अगला हमारा सेगमेंट है, दूसरी चीज़ सोलर पैनल। सोलर जो पैनल है हमारे, सोलर पैनल के अंदर जो चांदी है मतलब सिल्वर, उसका भी एक बहुत बड़ा यूज़ होता है। अगर आप अभी देखोगे तो जो कोल से हम नॉर्मली बिजली जनरेट करते हैं, विंड से भी करते हैं, वाटर से भी करते हैं, लेकिन जो इंडिया है और ज़्यादातर जो है वो ग्रीन एनर्जी की साइड जाना चाहते हैं। मतलब सोलर पैनल एक मेजर इंडस्ट्री बनेगी जहाँ पे यूज़ होते हुए दिखेंगे चांदी, जिस वजह से यहाँ पे आपको ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि सोलर पैनल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन होती है। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि चांदी को यूज़ करते हैं। इस वजह से जो चांदी की डिमांड है वो सडनली बढ़ गई। चांदी बेसिकली माइन कैसे की जाती है ये समझो। जैसे चाइना हो गया, मैक्सिको हो गए, यहाँ पे चांदी की माइन है, ठीक है, सिल्वर की माइन है जो प्योर चांदी निकालती हैं। अब जब हम गोल्ड माइन करते हैं तो जो गोल्ड निकलता है उसके अंदर भी एक काफ़ी बड़ा हिस्सा चांदी का होता है। मतलब गोल्ड की इम्प्योरिटी है चांदी। अब जब गोल्ड है उसकी एक लिमिटेशन है माइन होने की, बहुत ज़्यादा माइन नहीं किया जा सकता हर साल। इवन जो माइनिंग है वो स्टैगर देखने को मिली है, और इवन चांदी की जो माइनिंग है उसमें गिरावट आई है। मतलब चांदी की माइनिंग कम हो पा रही है और जो डिमांड है वो बढ़ रही है। इसी के साथ साथ जो ETF हैं वो भी चांदी खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, जिस वजह से जो रियल यूज़ केस है चांदी का, मतलब गहने बनाना एक यूज़ केस है, एक यूज़ केस है इंडस्ट्रियल यूज़ केस है, दूसरा यूज़ केस अब लोग खरीद रहे हैं, वो बढ़ गया है। जिस वजह से जो चाइना है वो प्रीमियम दे रहा है करीब करीब 10% के आसपास का, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इस वजह से जो US है वहाँ से भी चांदी निकल करके अब चाइना जा रही है ब्रिक्स के फॉर्म के अंदर। मतलब जो सिक्के होते हैं ना, जो ब्रिक होती है उसके फॉर्म में जा रही है। क्यों जा रही है? अब देखो, जो चाइना है वो रेयर अर्थ मिनरल को प्रिकॉर करता है, सबसे बड़ा उसके पास कह सकते हैं होल्डिंग है इसकी, जिस वजह से जो US है वो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है ना। चाइना के ऊपर ज़्यादा टैरिफ इस वजह से नहीं लगा पा रहा, क्योंकि वो रेयर अर्थ मिनरल ही नहीं देगा तो EV इंडस्ट्री, काफ़ी सारी इंडस्ट्री में दिक्कत आ जाएगी। दूसरी चीज़, अब जो US है उसके पास काफ़ी सारा सिल्वर है, अब वो सिल्वर भी चाइना के पास जा रहा है, मतलब उसकी तिजोरी भर रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई महंगे प्राइस पे भी चाइना खरीद रहा है सिल्वर। तो अब US आ गया है थोड़ा से दिक्कत में, और जब US दिक्कत में आता है तो चाइना का क्या करता है, हाथ पैर जोड़ता है। इंडिया की तरह नहीं है कि भाई अब जाने दो, जो हमने पहले भी टैरिफ डील के अंदर देखा था। तो जो चाइना है वो दबा करके खरीद रहा है। ब्रिक्स कंट्रीज, इवन इंडिया भी खरीद रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर एज सच कोई माइनिंग नहीं है, माइनिंग नहीं होती। तो ये चीज़ आई होप आपको अभी तक समझ आ गई होगी कि भाई सिल्वर एक्चुअली एकदम से डिमांड में क्यों आ गया। क्योंकि अगेन जो माइनिंग है वो कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा हो गई है, ETF के फॉर्म में भी काफ़ी ज़्यादा माइनिंग हो रही है, और इसी वजह से काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने, इवन कह सकते हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे म्यूचुअल फंड और ETFs ने यहाँ पे इन्वेस्टिंग लेना बंद कर दिया है, लमसम लेना बंद कर दिया है। अब एक और मेन रीज़न है वो ये है कि जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब जो फिजिकल सिल्वर है वो अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से डिमांड बढ़ रही है। और सिंपल इकोनॉमिक्स क्या कहती है, जब डिमांड ज़्यादा हो, चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम हो, तो क्या होता है, प्राइस हाई हो जाता है। इस वजह से जो चांदी है उसके अंदर प्राइस हाई हो रहा है। तो ये एक मेन इश्यू है जिस वजह से प्राइस हाई हो रहा है। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं, ज़्यादातर एनालिस्ट कह रहे हैं कि सिल्वर यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे बताना। इसके ऊपर बहुत सारी बात हो सकती है, क्योंकि सिल्वर एक बहुत अमेजिंग मेटल है। एक और चीज़, अगर मैं कोरिलेशन की बात करूं तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है पहले गोल्ड भागता है फिर सिल्वर भागता है, और जब दोनों गिरते हैं तो दोनों साथ गिरते हैं। ये कोरिलेशन मतलब हाईली कोरिलेटेड कमोडिटी हैं ये दोनों की दोनों। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि क्या गोल्ड भी इस हिसाब से भाग सकता है। देखो, गोल्ड और सिल्वर में एक मेजर डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? गोल्ड सेंट्रल बैंक सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं। अगर आप चाइना को देखोगे, इंडिया को देखोगे, रशिया को देखोगे, तो दबा के गोल्ड खरीद रहे हैं, US डॉलर बेच करके, बॉन्ड बेच करके। क्यों? क्योंकि डॉलर के ऊपर से लोगों का विश्वास हट चुका है। तो जिस वजह से गोल्ड लिमिटेड माइन हो पाता है, सप्लाई ज़्यादा हो गई, चाइना दबा के खरीद रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे जो गोल्ड है उसका प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन अब जो सिल्वर है उसको तो खरीद ही रहे हैं,
ताकि सेव कर पाए, आगे काम आ पाए। लेकिन उसी के साथ साथ उसका भी इंडस्ट्रियल यूज़ भी आ गया है। जैसे जो गोल्ड है उसका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ही ज़्यादा रेयर है, लेकिन सिल्वर का बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो इस वजह से भी जो गोल्ड है वो एक सस्टेनेबल तरीके से ऊपर जाता है, होल्ड करता है अपनी वैल्यू। लेकिन जो चांदी है, अगर उसकी माइनिंग बढ़ाई गई, वैसे बढ़ा सकते नहीं है जितना मेरे को पता है, कुछ ही लिमिटेड माइंस है वहाँ पे चांदी की, तो जैसे ही अगर इसकी सप्लाई वापस आ जाती है तो जो चांदी है वो गिरेगा। और इसी वजह से चांदी 70% तक गिर जाता है, और गोल्ड कभी भी 70% गिरता हुआ नहीं दिखा। अप्रॉक्सीमेटली 40% के आसपास तक गिरावट हुई है, क्योंकि जो गोल्ड है वो एक रियल एसेट है। जो सिल्वर है वो डिपेंड करता है उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा कितनी कम है, उसके बेसिस पे फ्लक्चुएट करता है। अब जो गोल्ड है वो भी माना जा रहा है, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, कि 3 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, जब भी कोई सेंट्रल बैंक खरीदता है वो 10 ग्राम 20 ग्राम तो खरीदते नहीं, वो तो दबा के खरीदते हैं। और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि पहले भाई 80,000 का था अब 1,20,000 का हो गया, भाई तुमने ही करा है, इतना खरीदा है। तो वो इतना ज़्यादा नहीं सोचते, वो दबा के खरीदते रहते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली अभी जो चाइना है, रशिया है, इवन इंडिया है, वो अपने रिजर्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो डॉलर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा है। सो ये मेन रीजंस चल रहे हैं चांदी और सोने के पीछे। अब मैं अगर स्टॉक मार्केट की बात करूं तो बहुत प्यारी चीज़ आपको दिखाता हूं, FII का डेटा। अगर आप देखोगे 16, 15, 14, 13 अक्टूबर को क्या हुआ है यहाँ पे अगर देखोगे तो FII दबा करके खरीदना शुरू कर चुके हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को। काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ आया, उसके बाद अब वापस से जो बाइंग है वो आ रही है। जो DI हैं वो लगातार खरीदते जा रहे हैं। अगर आप देखोगे सितंबर में 35,000 करोड़ के आसपास की सेल ऑफ थी, उससे पहले 46 की थी, फिर 47 की हुई, मतलब डाउन होती जा रही है। मतलब मार्केट जो है हमारी धीरे धीरे करके सस्ती होती जा रही है। वहीं पे DI तो लगातार खरीदते जा रहे हैं, जिस वजह से हमारी मार्केट बची हुई है, अदरवाइज मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट होती। तो नेट अगर आप देखोगे तो FII गोल्ड में तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, सिल्वर में तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी सही जगह सही वैल्यूएशन के आसपास जो चीज़ मिल रही है वहां पर भी खरीदारी कर रहे हैं। तो अब जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं ना स्टॉक मार्केट के, वो भी सोच रहे हैं यार गोल्ड सिल्वर के ETF खरीद लेते हैं। नहीं भाई, हर चीज़ का तरीका होता है। आज बुल रन में है, कल वापस से गिर जाएगी। तो आपको पता होनी चाहिए, जो चीज़ ऊपर जाती है वो चीज़ नीचे आती है। अभी फोमो में आकर के आप फंसना मत। हाँ, डेफिनेटली SIP बहुत अच्छा ऑप्शन है, करनी चाहिए आपको, कि अगर आप 10 साल 20 साल के आसपास इस गिरावट को झेलने की जिम्मेदारी ले सकते हो, तो डेफिनेटली गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, अच्छे एसेट्स हैं, आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। पहले मैंने पूरी तरीके से निगलेक्ट किया था, लेकिन आई थिंक इस ईयर से मैं काफ़ी ज़्यादा नोट कर रहा हूँ कि एक्चुअली क्या यूज़ केसेस निकल के आ रहे हैं। तो मैंने भी अपने पोर्टफोलियो का ये हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। अगर आप चाहो तो आप ये कर सकते हो, बट हाँ, रिस्क को समझ के करना। गोल्ड पहले भी 40% गिरा है, सिल्वर पहले भी 70% गिरा है। अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि सिल्वर अब नहीं गिरेगा क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज हो गया, पहले नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं हुई है। ये सिंपल सी बात है, फोमो है, जब कोई चीज़ चलती है तो चलती है, महंगी चीज़ और महंगी होती है। ये थीसिस मैंने रिसेंटली पढ़ी है, और ये थीसिस मुझे लग रहा है काम कर रही है इस सिनेरियो के अंदर। एक और चीज़ बात करते हैं साइकिल की, क्योंकि कमोडिटी सिक्लिकल होती है। तो जो नॉर्मल साइकिल देखी गई है 9 साल की है, अभी साइकिल करीब 2-2.5 साल ऑलरेडी चल चुकी है, अभी भी काफ़ी बड़ा अप मूव यहाँ पे होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जो गोल्ड और सिल्वर की साइकिल है ये काफ़ी लंबी होती है। इसी वजह से जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो चलते तो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, और गिरते हैं तो फिर काफ़ी लंबे समय तक गिरे रहते हैं, नहीं बनाते वो पैसा। तो रिस्क रिवॉर्ड को देख करके ही इन्वेस्ट करना, नहीं करना जो आपकी मर्जी है वो आप कर सकते हो। मैंने आपको सारी न्यूज़ बता दी। अब बात करते हैं मोदी जी की, कि जो ट्रंप है उसने बेसिकली क्या बोला। इंडिया ने क्लोज कर दी है रशियन ऑयल को बाय करना, स्लोली स्टेडली कम कर देगा, अब बारी है चाइना की। ये कहा ट्रंप ने रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर। अगर मैं बात करूं डेटा की, तो जो इंडिया है उसने $2.5 मिलियन के आसपास का रशियन क्रूड ऑयल खरीदा है। अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना ने $3.2 मिलियन के आसपास रशियन ऑयल खरीदा है। अगर हम बात करें पुराने डेटा की, तो भाई डेफिनेटली जो इंडिया है उसने ऑयल कम खरीदा है, अगर मैं बात करूं इससे पुराने डेटा की। इसके पीछे की कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे डिमांड हर महीना एक जैसा नहीं होता। जैसे राशन की अगर हम बात करें अपने घर की, तो कई केसेस में हमारा जो राशन है किसी महीने ज़्यादा लगता है, किसी महीने कम लगता है। तो सेम चीज़ क्रूड ऑयल के साथ है, कभी ज़्यादा डिमांड आ गई तो ज़्यादा लग गया, कभी डिमांड कम आ गई तो कम लग गया। पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न कि मोदी जी ने एक्चुअली घुटने टेके हैं, तो जिस वजह से जो ऑयल है बाइंग करी है रशिया से वो थोड़ी सी कम की है। इसमें भी बहुत सारे इफ़ एंड बट हो सकते हैं, जैसे रशिया ने जो डिस्काउंट है वो थोड़ा सा कम दिया हो, तो जिस वजह से हमने डाइवर्सिफाई किया हो अपने ऑयल के रिजर्व। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन एक और चीज़ जो इस समय पे काफ़ी ज़्यादा आ रही है, कि पहले ईरान से बोला कि आप ऑयल नहीं खरीद सकते, अब रशिया से बोल रहे हैं, और भी काफ़ी सारे देशों से बोला है। तो जो US है वो ये चाहता है
कि हम जो डिपेंडेंसी है वो यूएस से बढ़ाएं अपनी, कि यूएस से ऑयल खरीदें, और जो यूएस के और हमारे जो मार्जिन्स हैं, ट्रेड डेफिसिट है यूएस का, मतलब हम ज़्यादा बेच पाते हैं यूएस को, यूएस कम बेच पाता है हमें, वो कम हो जाए ऑयल के वजह से। तो यूएस ये चाहता है। और रिसेंटली अगर आप देखोगे जो टैरिफ के ऊपर डील होने वाली है, ये एक मेजर पॉइंट हो सकता है वहाँ पे जो ट्रंप उठा रहा है, एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है मोदी जी के ऊपर। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जो ट्रंप ने बोला, You're great. He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. कि अगर मैं मोदी जी की सच्चाई बता दूं, मतलब कॉन्टेक्स्ट अलग है, वे बात करने का अलग है, जो ट्रंप है फनी वे में बोलने की कोशिश करी, लेकिन किसी भी दूसरे देश के प्रेसिडेंट के बारे में, सॉरी पीएम के बारे में आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये चीज़ उसे पता होनी चाहिए, बट वो बेवकूफ़ आदमी है। तो उसने बोला कि अगर मैं चीज़ें ओपनली बोल दूं तो मोदी जी का करियर भी थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। अब ये किस बेसिस पे बोला है, क्योंकि अभी भी ओपनली ये तो बताया नहीं है कि यूएस और इंडिया के बीच में कोई बातचीत हुई है, मतलब मोदी जी और ट्रंप के बीच में कोई बातचीत हुई है फिजिकली या फिर कॉल के ऊपर। तो ये किस बेसिस के ऊपर बोल रहा है, ये तो भगवान जान सकता है, या फिर दूसरा इंसान है ट्रंप, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी बोलता है, इसके पीछे कोई भी डेटा नहीं होता। सो नेट अगर आप देखोगे हमारा बाजार बढ़िया तरीके से चल रहा है, क्योंकि एफआई वापस आ रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई है इसके अंदर, काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने खरीदना शुरू किया नहीं किया, आप क्या सोच रहे हो? तीसरी चीज़ ट्रंप की बात, ट्रंप भी थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है इंडिया को देख करके, उसकी चाल डेफिनेटली थोड़ी सी बदल गई है। सो ये बहुत काफ़ी बढ़िया चीज़ है अगर मैं बोलूँ अपने हिसाब से। तो नेट ये सारी चीज़ें हुई आज बाजार के अंदर, बहुत भयंकर डे रहा। आप मुझे बताओ आपका पोर्टफोलियो कैसा है? मेरा पोर्टफोलियो तो आज भी पॉजिटिव था। कल रेडिको खितान खरीदा था, वो करीब 2-3% के आसपास बढ़ गया। उसके बाद चोलामंडलम 1.5% के आसपास गिर गया। तो कल जो प्रॉफिट बुक करा वो थोड़ा सा सिक्योर हो गया, बट यस मार्केट को टाइम नहीं किया हमने, ये नॉर्मल चीज़ है। हम बेचते कल बढ़ जाता तो ये चीज़ अलग हो सकती थी। सो अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करो, अच्छे तरीके से ट्रेड करो। ऑप्शंस अच्छे हैं बाय करने के, अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो। डेफिनेटली अपने एडवाइजर से पूछ के बाय और सेल करना। ये सारी न्यूज़ थी, मैंने आपको शेयर कर दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।